हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्रतिदिन क्विज के स्टार्ट में ही एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना होता है। आज का मेरा क्वेश्चन है कि वांचू समिति का संबंध किससे है, यानी वांचू समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। आपको अगर इसका आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा मैं अगले क्विज में जरूर इसका आंसर बताऊंगा। चलिए दोस्त, आज के क्विज हम लोग जबरदस्त बहुत सुंदर लाजवाब क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आइए, प्रतिभूति बाजार से संबंधित नियम के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो धानुका समिति। कौन सी समिति? धानुका समिति। प्रतिभूति बाजार से संबंधित नियम के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो धानुका समिति। असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन की सिफारिश हेतु समिति बनाई गई, कौन सी? तो दवे समिति। कौन सी? दवे समिति। मौद्रिक पद्धति के कार्यों की समीक्षा संबंधी कौन सी समिति बनाई गई थी? चक्रवर्ती समिति। कौन सी? चक्रवर्ती समिति। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? गुनार मिर्डल की। गुनार मिर्डल। गुनार मिर्डल ने एशियन ड्रामा में ही सर्वप्रथम कौन सा रोलिंग प्लान, कौन सा रोलिंग प्लान दिए थे? कब? 1978 में। कब? 1978 में रोलिंग प्लान दिए थे। ये लागू किसके सरकार में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के सरकार में। देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसका है? तो जेबी कृपलानी का। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा किसका है? तो जेबी कृपलानी का। हमारे देश के आजादी के समय यानी 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। और सुनिए, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री कौन थे? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। ठीक है। आइए, अगला है मेरा क्वेश्चन कि दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है बाबू? एडम स्मिथ। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एस. मिन्हास। वी.एस. मिन्हास। ठीक। अब आइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे कहा जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन को। किसको? विश्व व्यापार संगठन को, यानी WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। हाँ, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। अब विश्व व्यापार संगठन का नाम 1 जनवरी 1995 को पड़ा क्योंकि इससे पहले इसका गेट के रूप में जाना जाता था। गेट का स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था और गेट का ही 1 जनवरी 1995 को राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद इसका नाम बदल कर क्या हो गया? WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो गया। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है बाबू? तो आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना, यही मुक्त व्यापार कहलाता है। यानी आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना, यही क्या कहलाता है? मुक्त व्यापार। क्या कहलाता है? मुक्त व्यापार। अब सुपर 301 संबंधित है किससे? तो मुक्त व्यापार अवरोध से। मुक्त व्यापार अवरोध से। सुपर 301 संबंधित है किससे बाबू? तो मुक्त व्यापार में अवरोध से। डंकन प्रस्ताव, कौन प्रस्ताव? डंकन प्रस्ताव संबंधित था गैट्स से। यानी डंकन प्रस्ताव पूछेगा कि किससे संबंधित था? तो गैट्स से। वह स्थिति जब फर्म को न लाभ और न ही हानि हो रही हो कहलाती है ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सी? ब्रेक इवन पॉइंट। यानी वह स्थिति जब फर्म को न लाभ और न ही हानि हो रही है हो तो उसको क्या कहलाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। ECGC किससे संबंधित है बाबू? तो निर्यात गुणवत्ता के प्रमाणन से। यानी ECGC किससे संबंधित है? निर्यात गुणवत्ता के प्रमाणन से। ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो ट्रेड पॉइंट था ना, ट्रेड पॉइंट के स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, इसी से ट्रेड पॉइंट संबंधित है। ट्रेड पॉइंट संबंधित है। आयात और निर्यात सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यही क्या कहलाता है? ट्रेड पॉइंट। ट्रेड पॉइंट। भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड। भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुआ था?
तो 1996 ईस्वी में। कब बाबू? 1996 ईस्वी में। मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितने प्रतिशत है? तो 1%। कितना? 1%। भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय किस मद से प्राप्त होता है? तो रत्न एवं आभूषण से। रत्न एवं आभूषण से, यानी भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय किस मद से प्राप्त होता है? तो रत्न एवं आभूषण से अत्यधिक विनिमय प्राप्त होता है। हाल ही में सबसे अधिक खरीदा भी किया जाता है, आयात किया जाता है, तो रत्न एवं आभूषण। हाल ही में किसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हाल ही में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और कंप्यूटर के जनक पूछ देना कि कौन है, तो चार्ल्स बैबेज। कौन सा? चार्ल्स बैबेज। अब विजय भटकर का संबंध किससे है बाबू? भारत में विजय भटकर को किस नाम से जाना जाता है, किस क्षेत्र में जाना जाता है उनके योगदान के लिए? विजय भटकर को बताइए। भारत में अगर कहेगा कि मेट्रो मैन किसे कहा जाता है भारत का, उससे विजय भटकर नहीं संबंधित है। बताइए दोस्त कमेंट बॉक्स में कि विजय भटकर का संबंध किससे है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? श्रीधरन को। किसको? श्रीधरन को। नहीं, आइए कह रहा है कि देश में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश से होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? इंग्लैंड को। यानी भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है बाबू? तो इंग्लैंड को। किसको? इंग्लैंड को। भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? तो चाय से। किससे बाबू? चाय से। यानी भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? तो चाय से। किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो टेक्सटाइल। कौन सा? टेक्सटाइल। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? यानी किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो ओपेक। ओपेक के साथ सर्वाधिक आयात व्यापार है। ओपेक क्या करता है? ओपेक की स्थापना 1960 में, इसका हेडक्वार्टर पूछे तो वियना में है। कहाँ पर? वियना में है। ओपेक क्या करता है कि तेल जो होता है ना, तेल का, ये तेल निर्यातक देशों का संगठन है। अब इससे क्या करता है? भारत सबसे ज्यादा आयात करता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी देश से, यानी इसी देश के समूह में जितने भी देश हैं उसी से भारत अधिकतम, ठीक है, क्या करता है कि आयात करता है। किस क्षेत्र के निर्गत मूल्यों ने विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो टेक्सटाइल। कौन सा बाबू? टेक्सटाइल। एलएनजी के आयात के लिए, ठीक है, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो दहेज। कहाँ पर? दहेज। दहेज कहाँ है बाबू? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में है। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? तो ओपेक से। कहाँ से? ओपेक से। ठीक है, ओपेक से अधिकतम क्या आता है? भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से प्राप्त होता है बाबू? तो ओपेक से। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ। किस पदार्थ पर? पेट्रोलियम। यानी भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ पर। भारत का विदेशी व्यापार में व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है बाबू? संयुक्त राज्य अमेरिका। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, यानी सेज की स्थापना कब हुआ था? 2006 में। कब? 2006 में। याद आ रहा है? सेज की स्थापना कब हुआ था? सेज के, तो देखिए दोस्त, सेज की स्थापना की बात करें तो सेज का स्थापना 1 अप्रैल 2000 को हुआ था। 1 अप्रैल 2000 ईस्वी में हुआ था। आइए कह रहा है कि भारत द्वारा, हाँ देखिए, विजय भटकर दोस्त, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। सेज की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल। सेज का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देश में सर्वाधिक क्षेत्र में कुल कितने निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र हैं? तो 7, यानी 7 क्षेत्र निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र हैं। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस देश की
तर्ज पर की गई थी? तो चीन के तर्ज पर। किस देश की तर्ज पर? चीन के तर्ज पर। बताइए सार्क की स्थापना कब हुआ था? सार्क की स्थापना 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। सार्क में वर्तमान में कितना देश है बाबू? 8 गो। कौन है? कितना है? 8 गो है। अब देखिए अगर पूछेगा कि बताइए यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में। यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1958 में। बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुआ था? IMF की स्थापना 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ है? अमेरिका में। राष्ट्रमंडल के यानी कॉमनवेल्थ जो गेम होता है ना, इसकी स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रमंडल का स्थापना 1931 में। इसका बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में। कहाँ पर है? इसमें कुल 54 देश है। यानी कॉमनवेल्थ गेम में कितना देश है बाबू? 54 देश है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाद्य यंत्र एवं उससे संबंधित वादक, यानी वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र पूछेगा कि कौन है? तो वीणा। वीणा जो है दोस्त सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्रों में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो ट्रम्पेट। कौन सा? ट्रम्पेट। बिना तार का है ट्रम्पेट। यानी वाद्य यंत्र जितना है ना बाबू, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो बिना तार के है? तो ट्रम्पेट। कौन सा? ट्रम्पेट। वाद्य यंत्रों में कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो बांसुरी। बांसुरी कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र। अब बांसुरी ही एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं। यानी जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं वह कौन सा है बाबू? बांसुरी। वाद्य यंत्रों में कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? तो संतूर। संतूर कौन है? तंत्री वाद्य यंत्र। संतूर से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर संतूर वादक हैं। आइए आइए ध्यान से देखते हैं। बांसुरी वादक बात किया जाए तो हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है बाबू? तो बांसुरी से। किससे? बांसुरी से। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, इस सब का संबंध बांसुरी से है। अच्छा, रघुनाथ सेठ का संबंध बांसुरी से है। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक। बिस्मिल्ला खां कौन है? शहनाई वादक। अली अहमद हुसैन खान, ये सब कैसे हैं? तो शहनाई वादक। यानी अली अहमद हुसैन खान और बिस्मिल्ला खां दोनों क्या है? शहनाई वादक। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक। रघुनाथ सेठ बांसुरी वादक। राजेंद्र कुलकर्णी एगो पूछता है, राजेंद्र कुलकर्णी, इनका संबंध किससे है? तो बांसुरी से। राजेंद्र प्रसन्ना भी पूछता है तो बांसुरी से। सरोद से सुनिएगा, अमजद अली खां। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अच्छा जी, अली अकबर खां, इस सब का संबंध सरोद से है। किससे? सरोद से। सितार से तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। विलायत खां का संबंध सितार से है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है बाबू? सितार से। विलायत खां का संबंध किससे है? सितार से। निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? सितार से। ये सब किससे संबंधित है बाबू? सितार से। तबला वादक कौन है? तो जाकिर हुसैन। किससे संबंधित है? तबला वादक। गुदई महाराज, अल्लाह रखा, इस सब का संबंध तबला से है। तबला से। ठीक। वीणा वादक कौन थे बाबू? तो एस बालचंद्रन। एस बालचंद्रन। गोपाल कृष्ण बालचंद्रन, गोपाल कृष्ण, असद अली, रमेश प्रेम, कल्याण कृष्ण भागवतार, ये सब जो है ना वीणा से संबंधित है। किससे? वीणा से। तो इसमें गोपाल कृष्ण याद रखेगा, बालचंद्रन याद रखेगा, कल्याण कृष्ण भागवतार यह याद रखिएगा, ये सब वीणा से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, बताए ना संतूर वादक कौन है? तो शिव कुमार शर्मा। अच्छा, भजन सपोरी किस? संतूर वादक से। यानी भजन सपोरी का संबंध किससे है? संतूर से ही। भजन सपोरी। तरुण भट्टाचार्य संतूर से। यानी भजन सपोरी शिव कुमार शर्मा याद रखिएगा। तरुण भट्टाचार्य किससे संबंधित है? संतूर वादक है ये सब। अच्छा, सारंगी से पूछ दे तो पंडित रामायण जी, पंडित राम नारायण जी, पंडित राम नारायण जी। ठीक है। ध्रुव घोष, पंडित राम नारायण जी, राम नारायण मौसा के नाम। ठीक है। ध्रुव घोष। वजीर खां, सावरी खां, जितना सांवरी या गोर है ना सब इससे संबंधित है। सारंगी से। किससे दोस्त? सारंगी से। हाँ हाँ, स से सांवरा, स से सारंगी। ठीक है।
घी से गिटार, ब्र से ब्रजभूषण कबरा, ब्रजभूषण कबरा नहीं कहते हो क्या रे चित कबरा, तो उसी पर है कबरा, यानी ब्रजभूषण कबरा का संबंध किससे है? गिटार से। किससे? गिटार से। विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट, श्री कृष्ण नलिन आदि का संबंध किससे है हमारे बाबू? गिटार से। किससे? गिटार से। वायलिन से कौन संबंधित है? टी.एन. कृष्णन, टी.एन. कृष्णन का संबंध वायलिन से है। लाल गुडी जयरामन किससे संबंधित है? वायलिन से। बाल मुरली किससे संबंधित है? वायलिन से। यानी टी.एस. कृष्णन, लाल गुडी, जयरामन और बाल मुरली किससे संबंधित है? वायलिन से। कोई दिक्कत? अब आइए पखावज, किससे? पखावज, उस्ताद रहमान खान, उस्ताद रहमान खान, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और गोपाल दास, ये सब किससे संबंधित है? पखावज से। पखावज डांस देखे हो? पखावज देख लेना, ठीक है। उस्ताद रहमान खान है पखावज से, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और गोपाल दास, ये सब पखावज के थे मशहूर, ठीक है। अब आइए मृदंगम होता है तो दो मुंह वाला ढोल। मृदंगम क्या होता है बाबू? मृदंगम, यह एसएससी का फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, कि मृदंगम क्या है? तो दो मुंह वाला ढोल को क्या कहते हैं बाबू? मृदंगम। दोनों मुंह वाला होता है ना इसे ढोल बजाने वाला, तो उसी को मृदंगम कहते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई से। अजमद अली खां किससे? सरोद से। विलायत खां किससे? तो सितार से। नीरू स्वादी पिलई संबंधित है नाद स्वरम से। नाद स्वरम से, नाद स्वरम और नी से नीरू, ठीक है। ना से नाद स्वरम और नीरू स्वामी पिलई संबंधित है। नीलू कुमारी पिलई नहीं, नीरू स्वामी पिलई, ठीक है। एस बाल चंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वीणा से। किससे? हाँ, एस बाल चंद्रन किस वाद्य यंत्र से? वीणा से। अब आइए हरिप्रसाद चौरसिया किस क्षेत्र से? बांसुरी से। किससे? बांसुरी से। लतीफा खां का संबंध किससे है? तबला से। लतीफा खां पन्नालाल घोष बांसुरी। किससे? बांसुरी से। आइए अब हम पूछते हैं राग यमन, कौन सा? राग यमन। राग यमन रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाने वाला को क्या कहते हैं? राग यमन। यानी रात्रि के प्रथम प्रहर में, यानी प्रथम प्रहरी में गाया जाने वाला राग को क्या कहते हैं? राग यमन। राग भूपाली रात्रि के प्रथम प्रहार में गाया जाने वाला राग को ही राग भूपाली भी कहते हैं। यानी राग यमन, राग भूपाली, राग बिलावत किसे कहते हैं? तो रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाने वाला राग को राग बिलावल कहते हैं। राग बिलावल। तो राग भूपाली, राग यमन, राग बिलावल, तीनों का संबंध किससे है बाबू? तो रात्रि के प्रथम प्रहरी में गाया जाने वाला गान है, यानी राग है। राग माने ज्ञान, और जो रात्रि के प्रथम प्रहरी में गाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को यमन, भूपाली और बिलावत राग कहते हैं। आओ बाबू, रात्रि के द्वितीय प्रहरी में गाया जाने वाला राग को राग बिहाग कहते हैं। राग बिहाग कहते हैं। बिहाग माने बिहान। आप प्रथम प्रहरी के बाद द्वितीय प्रहरी में पहुंचोगे बचवा, तो बिहाने के साइड में पहुंचोगे। अब बिहान कहने का मतलब दोस्त भोजपुरिया में बिहान कहते हैं, हिंदी में भोर कहते हैं, इंग्लिश में मॉर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्निंग, ठीक है। हिंदी में सुबह कहते हैं, सुबह की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? राग बिहाग कहते हैं। यानी द्वितीय प्रहरी में राग बिहाग। राग देश यह द्वितीय प्रहरी में गाया जाने वाला, यानी राग देश जो है ना बाबू, ये भी द्वितीय प्रहरी में गाया जाने वाला राग है। राग भैरव प्रभात बेला में गाया जाने वाला है। राग भैरव प्रभात बेला माने सुबह सुबह गाया जाने वाला राग कौन सा है? राग भैरव। एसएससी में कई बार पूछा है क्वेश्चन को, राग भैरव। राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाने वाला राग को क्या कहते हैं? राग भैरवी कहते हैं। राग मेघ वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गाना को क्या कहते हैं? राग मेघ कहते हैं। मेघ माने वर्षा, मेघ माने वर्षा। राग मेघ यानी वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग को क्या कहते हैं? राग मेघ कहते हैं। नहीं, राग काफ फाल्गुन मास में तथा रात्रि समय में गाया जाने वाला राग को क्या कहते हैं? राग काफ।
का फ से फाल्गुन, फ से फाल्गुन, यानी फाल्गुन महीना में जो रात्रि के हरे राधा हरे कृष्णा होल अरे सब नहीं होता है गुआ में, ठीक, चैता जिसको बोलते हो, हाँ फगुनाहटा ढारा तब ठीक है। तो ध्यान से देखे, फगुनाहटा जो है ना दोस्त, यानी फागुन में नहीं गाया जाता है तो उसको राग काफ कहते हैं, उसको राग काफ कहते हैं। बहुत बढ़िया। राग दीपक किसे कहते हैं? तो दीप प्रज्वलित करने वाला राग को क्या कहते हैं? राग दीपक। राग श्री किसे कहते हैं? तो मनो मस्तिष्क को आह्लादित आह्लादित करने वाला राग को क्या कहते हैं? राग श्री। मानव मस्तिष्क को आह्लादित करने वाला राग को क्या कहते हैं? राग श्री। राग श्री। हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, बसंत ऋतु में गाए जाने वाले राग को, मधुर राग को क्या कहते हैं बाबू? राग हिंडोली। राग हिंडोली। आराम से डोल डोल के गा रहा है, यानी राग हिंडोली वो क्या है बाबू? तो मधुर राग है जो बसंत ऋतु में गाया जाता है। कौन सा ऋतु? बसंत ऋतु। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब हम लोग साइंस की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा होते हैं बाबू? तो जीन के द्वारा। किसके द्वारा? जीन के द्वारा। बीसीजी का अर्थ क्या होता है? बैसिलस कैलमेटिक गुरीन। बैसिलस कॉलमेट गुरीन या कैलिमेट गुरीन। डीएनए का गिरीन नहीं, ग्यूरेन, ठीक है। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोर्नबर्ग ने। यानी डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोर्नबर्ग ने। किसने? कोर्नबर्ग ने। राइबोसोम्स किसके द्वारा बने होते हैं? तो आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है बाबू? तो प्रोफेज। कौन सी है? प्रोफेज। यानी सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? प्रोफेज है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? जल अपघटक एंजाइम होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है बाबू? एटीपी से। किससे? एटीपी से। यानी अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? एटीपी से। किसी निश्चित क्षेत्र में तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, वह कहलाता है अधिपादप। क्या कहलाता है? अधिपादप। जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं उसे मोनोकार्मिक कहते हैं। मोनोकार्पिक कहते हैं। उसे मोनोकार्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मोनोकार्पिक कहते हैं। जो जीवन काल में एक ही बार पुष्प धारण करेगा। जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है तो डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। डीएनए के जीनों में क्रम में परिवर्तन से क्या होता है? जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। भोजपत्र किससे मिलता है बाबू? तो बेटुला की छाल से। बेटुला की छाल से भोजपत्र मिलता है। लंबे रेशे कहलाते हैं तो लींट। लंबे रेशे क्या कहलाते हैं? लींट। सिरका का खट्टापन किसके कारण आता है? तो एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? तो स्मॉल पॉक्स। यानी स्मॉल पॉक्स दोस्त कहने का मतलब है कि छोटा चेचक के खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। चिकन पॉक्स, हाँ। एंटीजन है बाबू तो एक प्रोटीन। एंटीजन क्या है? एक प्रोटीन है। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों को XY तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात क्या है? तो 1:1। कितना है? 1:1। पीलिया का कारण क्या है? वायरस। पीलिया जो है ना, ज्वाइंटिस, उसका कारण क्या है बाबू? तो वायरस। क्या है? वायरस। X YY का लिंग निर्धारण, जैसे 23 फीमेल में XY तो 23 इसका 23 उसका योगदान, तो 23/23 1:1। पीलिया जूस का कारण क्या है बाबू? तो वायरस। पीलिया जूस का कारण क्या है? यानी पीलिया ज्वाइंटिस जो होता है ना, वह वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण, यानी विषाणु के कारण। यदि माता पिता दोनों अल्बिनो हो यानी रंजकहीन हो तो उनकी सब संतानों में रंजकहीन होगी। यानी डीएनए को क्या कहते हैं? सॉरी, डीएनए कर रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस को रंजकहीन कहते हैं। यानी सभी संतानों में रंजकहीन होंगी, माता पिता दोनों अगर रंजकहीन है तो। किस परिस्थिति में एक नारी की वर्णांधता कलर ब्लाइंड हो सकती है? तो यदि उनका पिता वर्णांध है और माता वाहक है। यदि पिता वर्णांध है और माता उसका वाहक है तो समझ जाइए
कि उस परिस्थिति में एक नारी की वर्णांधता हो सकती है। ईस्ट है क्या? तो यूकैरियोटिक। ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है बाबू? तो यूकैरियोटिक। अच्छा, आरएनए ईस्ट एक्चुअली होता है किससे? कवक से बना हुआ। ईस्ट क्या है? एक प्रकार का कवक से बना हुआ होता है, कवक है, यानी यूकैरियोटिक है यह। आरएनए की संरचना में डीएनए आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थिति थाइमिन के स्थान पर होता है यूरेसिल। यानी आरएनए में क्या होता है? थाइमिन होता है डीएनए में, लेकिन आरएनए में क्या होता है कि थाइमिन के जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल। वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं साइनोफाज। क्या कहलाते हैं बाबू? साइनोफाज। यानी वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं साइनोफाज कहलाते हैं। निम्न से कौन सा सबसे छोटा जीव है? तो माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म क्या है बाबू? सबसे छोटा जीव है। कुनैन प्राप्त की जाती है तो सिनकोना से। कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना की छाल से, जो कि मलेरिया के दवा के लिए यूज होता है। नामकरण की द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर्वप्रथम जीनेटिक कोड बताया था नीरेनबर्ग ने। कौन? नीरेनबर्ग ने सर्वप्रथम जीनेटिक कोड बताया था। मनुष्यों में त्वचा के रंग का निर्धारण पोलीजीन्स द्वारा, किसके द्वारा? पोलीजीन्स द्वारा होता है। मेलानिन भी करता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा शैवाल अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया यानी अगर अगर क्या है बाबू? तो शैवाल है। अगर अगर क्या है? अल्फा अल्फा क्या है? घास है। अल्फा अल्फा एक घास है जो कि काफी प्रोटीन युक्त होता है। ठीक है। अगर अगर क्या है बाबू? शैवाल है, जो किससे प्रयुक्त, किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया। अच्छा, जेंथोफिल है तो पीले रंग का। जेंथोफिल किस कलर का होता है बाबू? पीले रंग का। एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है तो शैवाल से। किससे? शैवाल से। जलीय काई का कारण क्या है बाबू? तो नील हरित शैवाल। जलीय काई का कारण क्या है? नील हरित शैवाल। साइकस में परागण किस माध्यम से होता है? वायु से। साइकस में परागण किस माध्यम से होता है? तो वायु से। मनुष्य का एक कवक जनित रोग है कौन सा? तो रिंगवर्म। मनुष्य का एक कवक जनित रोग कौन सा है बाबू? रिंगवर्म। रिंगवर्म। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है तो सैक से। किससे बाबू? सैक से। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में। केसर प्राप्त होता है बाबू? तो क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका और अस्टिग्मा से। ठीक है। कहने का मतलब है कि केसर प्राप्त होता है तो क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका और अस्टिग्मा से। सिनकोना के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो छाल से। अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा किस रूप में संचय करते हैं? तो स्टार्च के रूप में। अधिकांश जो पादप होते हैं ना, स्टार्च के रूप में अपना भोजन संग्रह करते हैं। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रह होता है। ठीक है। कवक में ग्लाइकोजन के रूप में। पौधों में CO2 का अवशोषण, O2 का निष्कासन किस क्रिया से होता है बाबू? तो प्रकाश संश्लेषण। यानी पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निष्कासन किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र क्या है? वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र क्या है? तो पोटोमीटर। पोटोमीटर से क्या बाबू? तो वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। वाष्पोत्सर्जन, कितना वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, इसका मेजर किससे किया जाता है? पोटोमीटर से। पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? तो जाइलम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा खनिज लवण का नहीं। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों करता है? तो साइटोक्रोम। कौन सा? साइटोक्रोम। क्रेब्स चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है तो फ्यूमेरिक अम्ल में। किसमें? फ्यूमेरिक अम्ल में। संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित है? तो ग्रेमिनी कुल से। किससे? ग्रेमिनी कुल से। अधिकतम खाद्यान्न फसलें जैसे चावल, गेहूं, ये सब हो गया ना, ग्रेमिनी कुल का पौधा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्लाइडेन और श्वान ने। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, हमारे क्विज को इतनी तसल्ली से सुनने के लिए। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले दिन हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।